एक अच्छा इंसान जिसके पास सुपर पावर्स होती हैं वो क्या करता है? दुनिया को बचाता है और सबके लिए मिसाल साबित होता है। लेकिन ये बात सबके लिए नहीं कही जा सकती, स्पेशली अपने पियक्कड़ हैनकॉक के लिए। सुपर हीरोज को रियल वर्ल्ड में फिट करने का ट्रेंड बड़े पर्दे पर सबसे पहले हैनकॉक ने ही शुरू किया था, जहाँ पर इस मूवी की ब्लैक कॉमेडी, विल स्मिथ के चार्म और पोर्ट्रेयल ने इस मूवी को एक कमर्शियल सुपर हिट बनाया था, जो हमारे साथ साथ हमारे सब्सक्राइबर्स को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जिन्होंने इस टॉपिक को हमें कई बार कमेंट्स में सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द हैनकॉक मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कौन कौन से एक्टर प्ले करने वाले थे हैनकॉक का आइकॉनिक कैरेक्टर। क्या है हैनकॉक के सूट के ईगल के लोगो का मतलब? मूवी के अंदर हैनकॉक को एक्चुअली पियक्कड़ बनाने के लिए कौन कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था? जानेंगे हैनकॉक की असल ओरिजिनल कहानी, और फाइनली जानेंगे कि आखिर हैनकॉक 2 मूवी क्यों नहीं आई, और आएगी तो कब तक आएगी। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हैनकॉक मूवी का आइडिया 1996 में स्क्रीन राइटर वी विंसेंट टगो को आया था और उन्होंने इस कहानी को नाम दिया था टुनाइट ही कम्स, जहां पर इस कहानी की पहली ड्राफ्ट के हिसाब से ये कहानी एक 12 साल के प्रोटैगनिस्ट को फॉलो करती, जो एक फॉलन सुपर हीरो को एनकाउंटर करता। वी विंसेंट टगो डीसी कॉमिक्स के सुपरमैन के बहुत बड़े फैन थे और वो बेसिकली उस समय इस तरह के कैरेक्टर के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, जहां पर ये मूवी मच लाइक अमेज़न प्राइम सीरीज बॉयज एक साइकोलॉजिकल और कंट्रोवर्शियल टेक होती मॉडर्न सुपर हीरोज पर। लेकिन प्रोडक्शन में बहुत लंबा झूलने के बाद इस कहानी में कई सारे बदलाव किए गए, जहां पर इसके नाम को भी टुनाइट ही कम्स से बदलकर जॉन हैनकॉक और फाइनली हैनकॉक कर दिया गया। हैनकॉक मूवी फाइनली सबके सामने आई 2008 में और इस लंबे टाइम के दौरान इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, जिसमें इसके मेन लीड कैरेक्टर हैनकॉक के एक्टर्स भी शामिल थे, जहां पर विल स्मिथ से पहले इस रोल के लिए जॉर्ज क्लूनी, बेन एफ्लेक, मैट डेमन, लियोनार्डो डिकैप्रियो और यहाँ तक कि कॉमेडियन डेव शैपेल को भी कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन इस रोल को विल स्मिथ ने चूज किया। अब हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोग को ये मालूम होगा कि ये वैसे तो विल स्मिथ का पहला सुपर हीरो मूवी रोल है, लेकिन इससे पहले भी उन्हें मेन स्ट्रीम डीसी कॉमिक्स के सुपरमैन का रोल भी सुपरमैन रिटर्न्स मूवी के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन उस समय विल स्मिथ ने इस रोल को रिफ्यूज कर दिया था, जिसके कारण इसका रोल ब्रैंडन रूथ ने प्ले किया। अब बात तो हो गई हैनकॉक की, लेकिन अगर सब कुछ पुराने प्लान्स के हिसाब से होता तो यहाँ पर हमें लीड फीमेल यानी मैरी इम्ब्रिल के रोल में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन देखने को मिलती, क्योंकि विल स्मिथ बेसिकली उन्हें कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उस दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन के कुछ शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते उन्होंने इस रोल को मना कर दिया और इसे फाइनली प्ले किया चार्लीज थेरॉन ने। अब जैसा कि मूवी के अंदर हैनकॉक को एक नंबर का पियक्कड़ दिखाया गया है, सरप्राइजिंगली मूवी के अंदर कई सारी वाइन ब्रांड्स ने फीचर करने से भी मना कर दिया था, जो बेसिकली इन वाइन कंपनीज के पब्लिक रेपुटेशन को लेकर कंसर्न को समझाता है। यही वजह है कि मूवी के अंदर फेक और फिक्शनल वाइन ब्रांड्स की बॉटल्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अपेरेंटली फुल पियक्कड़ वाला फील देने के लिए इस मूवी की सेट डिजाइनर रोजमेरी ब्रेंडनबर्ग ने बहुत सारे सेंट्स और स्मेल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर वो विल स्मिथ के ऊपर रियल विस्की के सेंट और छींटे मारा करती थीं और कई जगहों पर खुशबूदार फूल पौधों का सेंट और अरोमा इस्तेमाल करती थीं, जिसके कारण ऑब्वियसली हैनकॉक के कैरेक्टर की स्मेल इन स्मेल्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट करती थी और कैरेक्टर्स को उसके सेंट्स को लेकर जेन्युइन रिएक्शन देखने को मिल पाता था। आपको मूवी का वो इनिशियल आइकॉनिक सीन तो याद ही होगा, जिसमें हैनकॉक ने एक जेल के कैदी का सर दूसरे जेल के कैदी के पिछवाड़े में डाल दिया था। वेल, इनिशियली प्रोडक्शन को ये सीन कुछ ज्यादा ही हद के बाहर लग रहा था और वो बेसिकली इस सीन को इस मूवी से हटाना चाहते थे, लेकिन जब इनिशियली इस सीन को टेस्ट ऑडियंस को दिखाया गया तो उन्हें ये सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इसी कारण इस अजीब से सीन को मूवी के अंदर इंक्लूड किया गया। मूवी के अंदर हैनकॉक के पीछे बनी हुई ईगल की भी अपनी एक कहानी है, क्योंकि इसके रूट्स अमेरिका के फिलाडेल्फिया से जुड़े हुए हैं, जहां से बेसिकली विल स्मिथ बिलोंग करते हैं
और विल स्मिथ अमेरिकन रग्बी, जिसे वहां पर फुटबॉल कहा जाता है, उसमें अपनी शहर की टीम फिलाडेल्फिया ईगल्स के बहुत बड़े फैन हैं, जिनका लोगो बेसिकली ईगल है। और इसी चीज को मूवी के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इसका आइडिया दिया। इस मूवी की फिल्मिंग के दौरान विल स्मिथ अपनी 2 और आइकॉनिक मूवीज पर एक साथ काम कर रहे थे, जहां पर इस मूवी के फिल्मिंग के शुरू होने से जस्ट कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी फेमस द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की फिल्मिंग खत्म की थी और फिल्मिंग के दौरान ही उस मूवी की एडिटिंग चालू थी। लेकिन हैनकॉक मूवी के फिल्मिंग के बीच में ही इसके असाइन डायरेक्टर जोनाथन मोस्टो बीच फिल्मिंग से ही कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से चले गए, जिसके कारण फिल्मिंग को रोक दिया गया और विल स्मिथ आई एम लेजेंड मूवी पर काम करने चले गए। वहीं पर इसके दूसरे डायरेक्टर गैब्रिएले मुकीनो को हायर किया गया, लेकिन उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को जल्दी ही छोड़ दिया, जिसके कारण फाइनली इस प्रोजेक्ट को पीटर बर्ग ने डायरेक्ट किया और फाइनली विल स्मिथ ने इस मूवी को आकर कंप्लीट किया। इस मूवी के अंदर हमें हैनकॉक का पावर कई जगहों पर एक्सपीरियंस करने को मिला, लेकिन अगर फिल्म पूरी के पूरी स्क्रिप्ट को फॉलो करती तो ऐसे कई सारे सीन्स हमें मूवी के अंदर देखने को मिलते, जहां पर पीटर बर्ग के हिसाब से उन्होंने जानबूझकर हैनकॉक के कई सारे विजुअल इफेक्ट शॉट्स को कम रखा था, ताकि इसे बेसिकली आयरन मैन मूवी के टोनी स्टार्क की तरह ही एक कैरेक्टर स्टडी मूवी की तरह दिखाया जा पाए। लेकिन बावजूद इसके भी स्टूडियो के कम एस्टिमेशन 300 विजुअल इफेक्ट शॉट्स के बजाय यहाँ पर 525 टोटल विजुअल इफेक्ट शॉट्स का इस्तेमाल किया गया है। और तो और मूवी के अंदर हैनकॉक के चैलेंजिंग फ्लाइट सीक्वेंसेस को वायर्स की मदद से अचीव किया गया है। अब चलिए बात करते हैं हैनकॉक की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। ऑफ कोर्स मूवी में इसके बारे में बताया गया है, लेकिन जैसा कि हैनकॉक एक सुपर हीरो है, भले ही एक पियक्कड़ ही सही, उसकी एक डिटेल्ड यट ब्रीफ हिस्ट्री भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो हैनकॉक की शुरुआत मैरी इम्बर्ल के साथ 4 BC से हुई है एंड ऑफ कोर्स थ्रू आउट द हिस्ट्री इन्होंने कई सारे नाम अपनाए हैं, जहाँ पर इन दोनों के पास सुपर स्ट्रेंथ और फ्लाइट की एबिलिटीज तो हैं ही, साथ ही साथ इनके पास रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर भी है। लेकिन इन दोनों की सबसे बड़ी खासियत या फिर कहा जाए कमी ये है कि जब ये दोनों एक साथ आते हैं तब इनकी पावर्स धीरे धीरे कम होने लगती है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, जिसके कारण 1928 के समय में जब हैनकॉक और मैरी मूवी देखने जा रहे होते हैं, हैनकॉक पर हमला होता है, जहां पर उसका स्कल फ्रैक्चर हो जाता है और यहीं से हैनकॉक अपनी याददाश्त भूल जाता है और उसे 1928 के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। और जैसा कि जब दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं तभी उनकी ताकत बढ़ती है, मैरी उससे दूर चली जाती है ताकि हैनकॉक की जान बच पाए और फाइनली हैनकॉक अपनी भूली हुई याददाश्त के साथ लॉस एंजलिस में आकर लैंड करता है, जहां पर मैरी भी होती है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हैनकॉक और मैरी आखिर आए कहां से। वेल थ्रू आउट द मूवी यहाँ पर कहीं बताया नहीं गया है कि ये दोनों आखिर आए कहां से या इनकी शुरुआत कहां से हुई थी, लेकिन लोगों ने अपनी थ्योरी जरूर लगाई है, जहां पर हैनकॉक के ईगल्स के सिंबल्स को देखकर लोगों ने उसे ज़्यूस के रूप में थ्योराइज किया है कि मूवी में मैरी उसे और हैनकॉक को मैरिड बताती है। साथ ही साथ वो एक बार ये भी बता चुकी है कि वो दोनों भाई बहन थे और इसी तरह का सेम रिश्ता ओलंपियन गॉड ज़्यूस और उनकी वाइफ हेरा का है। खैर ये कहानी तो मूवी की बताई हुई कहानी थी, लेकिन अगर इसके ओरिजिनल इंटेंशनल कहानी पर फोकस किया जाता तो वो बेसिकली किसी नाइटमेयर से कम नहीं होती, क्योंकि जैसा कि मूवी के अंदर हैनकॉक को एक लो लाइफ गैर जिम्मेदार एंटी हीरो के रूप में दिखाया गया है, नी विंसेंट नगो की ओरिजिनल कहानी के हिसाब से हैनकॉक बेसिकली एक विलन होने वाला था जो अपनी पावर्स का पूरा गलत फायदा उठाता। और यहाँ पर अमेज़न प्राइम के दिखे द बॉयज और इनविंसिबल सीरीज की तरह ही वो कई सारी ह्यूमंस और सिविलियंस को मारते हुए भी नजर आता, जहां पर वो एक पूरी की पूरी पुलिस डिवीजन का सफाया करता। और तो और कहानी के अंदर एक टाइम ट्रेवल का एलिमेंट भी था जो बेसिकली एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स होती। लेकिन ऑब्वियसली जब विल स्मिथ को इस मूवी के लिए कास्ट किया गया तो उनकी पब्लिक फिगर और इमेज को देखते हुए इसमें कई सारे बदलाव किए गए और बेसिकली इस कैरेक्टर को एंटी हीरो तक खींच कर लाया गया। अब चलिए पूरा करते हैं अपना लॉन्ग लिव ट्रेडिशन और जानते हैं इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। और अगर बात करें फाइनेंशियली तो इस मूवी को $150 मिलियन की बजट पर बनाया गया था, लेकिन ये मूवी विल स्मिथ के चार्म, पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस की वजह से वर्ल्ड वाइड $620 मिलियन कमाई, जो कि ऑफ कोर्स इसके फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में एक्सप्लेन करता है। वहीं पर क्रिटिकली इस मूवी का परफॉर्मेंस समवॉट मिला जुला ही रहा और बहुत सारे लोगों के लिए ये मूवी एक एवरेज एक्शन कॉमेडी मूवी साबित हुई।
वहीं दूसरी ओर इस मूवी ने सैटर्न अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर, बेस्ट फैंटेसी फिल्म और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। वहीं पर एक्टर विल स्मिथ की अपनी परफॉर्मेंस के लिए BET अवार्ड और निकोलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वहीं पर इसे टीन्स चॉइस अवार्ड का चॉइस समर एक्शन एडवेंचर मूवी का अवार्ड मिला। लेकिन इन सब के ऊपर विल स्मिथ को भी इस मूवी से बहुत फायदा हुआ, जहां पर उन्हें इस मूवी के लिए $20 मिलियन की सैलरी तो पे की ही गई थी, साथ ही साथ उन्हें इस मूवी का टोटल ग्रोस का 20% भी दिया गया था, जो बेसिकली $130 मिलियन के आसपास का अमाउंट था। यानी उन्हें टोटल इस मूवी के लिए $150 मिलियन पे किए गए थे। आई मीन लिटरली मूवी का इंटायर बजट। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मूवी इतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल थी तो इसकी सीक्वल अब तक आई क्यों नहीं? वेल, इसका सबसे बड़ा कारण है सीक्वल मूवी के क्रिएशन और प्रोडक्शन में अलग अलग ओपिनियंस होना। और बावजूद इसके कि पीटर बर्ग ने इसके एडवांस सीक्वल की तैयारी पहले ही कर ली थी, सोनी का प्रोडक्शन किसी एक फैसले पर जल्दी नहीं आ रहा था और इसकी प्रोडक्शन ही शुरू नहीं हो पाई। जहां पर सीक्वल मूवी के अंदर हैनकॉक और मैरी के ओरिजिन को भी एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया गया था। और जब इस मूवी की प्रोडक्शन टाइम पर नहीं हो पाई तो विल स्मिथ और चार्लिस थेरॉन अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए। लेकिन आज भी डायरेक्टर पीटर बर्ग और एक्ट्रेस चार्लिस थेरॉन इस मूवी पर काम करना चाहते हैं और वो बेसिकली हैनकॉक और उसकी ओरिजिन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड मेरे हिसाब से मूवी की कमाई ही एक बहुत बड़ा सबूत थी इस मूवी के पॉपुलैरिटी का, जिसे सोनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था और वो अब भी चाहे तो इसकी सीक्वल मूवी ला सकते हैं। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द हैनकॉक मूवी फैक्ट्स। आप ही की तरह मैं भी हैनकॉक मूवी के सीक्वल का इंतजार 2008 से ही कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से सोनी को इसकी सीक्वल बनाने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। वैसे अगर इसकी सीक्वल मूवी में सुपर हीरो वाला एलिमेंट ज्यादा हो तो ज्यादा मजा आएगा। खैर, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। ऑफ कोर्स मुझे इसकी ओरिजिनल कहानी के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।